नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। जी हां, न्यूज पंच के जरिए हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जिन पर रहती है आपकी नजर, और सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि जानेंगे उन खबर का एक एक तथ्य, करेंगे उस खबर की पूरी पड़ताल, आंकड़ों के जरिए, तथ्यों के जरिए आपको समझाएंगे एक एक पहलू और एक एक बिंदु, और साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे रिपोर्टर से लेंगे ताजा अपडेट भी, और हर खबर पर रखेंगे पैनी नजर। तो आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर रहने वाली हमारी खास नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख। तो सबसे पहले जिस खबर की हम बात करेंगे वो है शिकंजे में शैतान डॉक्टर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस खबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर सफेदपोश डॉक्टर क्यों है शिकंजे में। इसके अलावा अगली खबर आपको बताएंगे कांग्रेस की पॉकेट, कर्नाटक का पैसा। ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे कि आखिर जेब कांग्रेस की और कर्नाटक सरकार का पैसा क्यों लग रहा है, बताएंगे आपको विस्तार के साथ। एक और खबर पर हमारी रहेगी पैनी नजर, और आपको बताएंगे कि ईरान नहीं झुकने को है तैयार, हो जाए आर पार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, खामनेई की तरफ से, बताएंगे आपको। तो सभी विस्तार से खबरों पर बात करते हैं, और सबसे पहले आपको बताते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ बहुचर्चित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न प्रकरण में लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जूनियर महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कब से था फरार और कितने रुपए का था इस आरोपी पर इनाम, आपको बताते हैं। तो केजीएमयू दुष्कर्म धर्मांतरण केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जहां पर आरोपी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि शिकंजे में शैतान डॉक्टर, केजीएमयू यौन शोषण और धर्मांतरण केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जहां पर आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 सप्ताह से चल रहा था ये आरोपी फरार, और ब्लैकमेलिंग, इसके साथ साथ धर्मांतरण का आरोप। चौक पुलिस सर्विलांस टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो शिकंजे में शैतान डॉक्टर, चौक पुलिस और सर्विलांस टीम के हत्थे चढ़ा है ये सफेदपोश आरोपी। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में इसे धर दबोचा है। सिटी स्टेशन के गेट के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में भी आरोपी की तलाश की गई। पुलिस ने चिपकाया था कुर्की का नोटिस। तो आपको बता दें कि अब पुलिस की जद में है ये सफेदपोश आरोपी। शिकंजे में शैतान डॉक्टर, लखनऊ, पीलीभीत, खटीमा वाले घरों पर इसके खिलाफ नोटिस लगाया गया था। आरोपी डॉक्टर का काला चिट्ठा क्या कुछ है, अब आपको वो भी बताते हैं। दरअसल शादी का झांसा देकर रेप पीड़ित छात्रा से दुष्कर्म किया, पीड़िता का कराया गया कई बार गर्भपात। तो आरोपी डॉक्टर का काला चिट्ठा भी जान लीजिए कि किस तरह से, किन किन चीजों में ये आरोपी है। छुटकारा पाने के लिए लगातार ये पीड़िता को धमकी दे रहा था, और इतना ही नहीं, वीडियो वायरल करने की बात भी लगातार कह रहा था। धर्म परिवर्तन के लिए लगातार ये आरोपी दबाव बना रहा था। तो आरोपी डॉक्टर का काला चिट्ठा भी अब उजागर हो चुका है। अब इस पूरे मामले में क्या बोले केजीएमयू कुलपति, वो भी एक बार आपको बता देते हैं। दरअसल विशाखा कमेटी की जांच में डॉक्टर रमीज दोषी पाया गया। इमोशनल, फिजिकल हैरेसमेंट का इस पर आरोप है, और रमीज ने पीड़िता से झूठे वादे किए थे। इतना ही नहीं, धमकाने का दोषी भी पाया गया है रमीज, और केजीएमयू से एमडी नहीं कर पाएगा अब रमीज, क्योंकि अब रमीज है शिकंजे में। दाखिला रद्द के लिए डीजीएमई को पत्र भी लिखा गया है।
तो देखा आपने कि किस तरह से अब शिकंजे में है ये आरोपी। धर्मांतरण केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला, सफेद पोश आरोपी। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है, और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस साक्ष्य संकलन में ये भी बात प्रकाश में आई कि इस में रमीजुद्दीन के माता पिता दोनों शामिल हैं। मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है उसमें कुछ सामान निकालने आया है, और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया। तो आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक अब हिरासत में है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और किस तरह से वो महिला को प्रताड़ित कर रहा था, दुष्कर्म के उस पर आरोप लगे हैं, और किस तरह से वो धर्मांतरण के काम को लगातार आगे बढ़ा रहा था, ये तमाम आरोपी है ये रमीज, और अब पुलिस गिरफ्त में भी है। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, इस पूरी खबर को अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर दो चीजें सामने आ रही है, धर्मांतरण करवाना और दूसरी बात महिला को वीडियो वायरल करने के नाम पर उसका बार बार दबाव बनाना। अब इस हिरासत में है आरोपी, ये कार्रवाई अब किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं कि जो लोग धर्मांतरण करके महिलाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। बिल्कुल, बरगला कर उनको लालच देकर इस तरीके से धर्मांतरण कराने का जो मामला है, ये भी एक बड़ा मामला प्रकाश में आया था केजीएमयू में, जब पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ उसके सीनियर ने किस तरीके से पहले शादी का झांसा दिया, फिर उसके बाद उसको लगातार यौन प्रताड़ित किया, और उसके बाद जिस तरीके से उसको धर्मांतरण की बात कही कि आप अपना धर्म बदलिएगा, उसके बाद हम आपसे शादी करेंगे। इस मामले की शिकायत जब की उसने, तब उसके बाद तुरंत प्रशासन हरकत में आया। पुलिस की एफआईआर दर्ज हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़िता से फोन पर बात की थी, और उनके आश्वासन के बाद लगातार कार्रवाई चल रही थी। केजीएमयू की तरफ से भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अब यह आरोपी डॉक्टर अपनी कोर्स एमडी पूरा नहीं कर पाएगा, उसके एडमिशन रद्द करने के लिए केजीएमयू ने सिफारिश कर दी है। और बड़ी बात यह है कि अब पुलिस की पकड़ में, 16 दिनों से फरार यह डॉक्टर पुलिस की पकड़ में आया है। 50,000 का इनाम था इसके ऊपर, और इससे अब तमाम सारी बातें निकलकर सामने आएंगी कि ये और इसके पीछे, इनके इरादों के पीछे कौन लोग हैं जो इसको इस तरीके के इरादे में प्रश्रय देते थे। ये सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के पैसे के लोग, जिनका एक समाज में एक दर्जा होता है, एक इज्जत होती है, इस तरीके के लोग अगर प्रताड़ित करते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो समाज में बिल्कुल नागवार गुजरती हैं ये सारी चीजें। एक जिस छात्रा के साथ इसने किया, ये उसकी जूनियर छात्रा थी, और उसके साथ इसने प्रताड़ित किया, उसे जिस तरीके से परेशान किया, और साथ साथ उसका यौन शोषण किया। ये बड़ी गंभीर बात है, और इस गंभीर बात को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। इस पे राज्य महिला आयोग भी इस पर लगातार नजर बनाए हुई थी, कार्रवाई के लिए लगातार मांग उठा रही थी। और इसके बाद जब पुलिस ने कल इसे गिरफ्तार किया है, तमाम सारे खुलासे अब पुलिस की पूछताछ पर सामने आएंगे, और खासतौर से इससे और इससे जुड़े हुए इसके अन्य साथियों के नाम भी उजागर होंगे इस मामले में। जी, बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो सफेद पोश बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का अब एक नया कारनामा आपसे साझा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार सवालों और विवादों में घिर गई है। दरअसल राज्य सरकार ने जनता के पैसे का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से जुड़े अखबार नेशनल हेराल्ड को विज्ञापनों के रूप में दे डाला है। अब बीजेपी इसे खुली लूट क्यों बता रही है, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन इससे पहले सिद्धारमैया सरकार के करोड़ों के खेल को उजागर करते खास तथ्यों को आपको बताते हैं। तो आपको बताएं कि नेशनल हेराल्ड पर पैसों की बारिश क्यों की गई है। सिद्धारमैया सरकार का करोड़ों का खेल बेनकाब। जी हां, विज्ञापन खर्च के चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। नेशनल हेराल्ड को मिले विज्ञापन के 69% यानी कि 69% फंड बड़े राष्ट्रीय दैनिक अखबारों से कहीं ज्यादा है।
अखबार का कोई खास सर्कुलेशन नहीं है और पाठकों की संख्या की अगर बात करें तो वो तो 0 के बराबर ही है। तो किस तरह से कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि चौंकाने वाले आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। विज्ञापन पर साल 2023 और 2024 की बात की जाए तो 1.90 करोड़ अखबारों के लिए आवंटित कुल राशि 1.42 करोड़ 2024 और 25 में। तो ये आप तथ्यों की जानकारी लीजिए कि किस तरह से आंकड़ों के माध्यम से समझिए कि सिद्धारमैया सरकार आखिर कर क्या रही है, नेशनल हेराल्ड को किस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अखबारों के लिए आवंटित कुल राशि 1.42 करोड़ रुपए। और इतना ही नहीं, साल 2024 और 25 पर भी नजर डाल लीजिए। नेशनल हेराल्ड को 99 लाख यानी कि 69% दिया गया, 69% दिया गया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सामने आई है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है कि ये तो खुली लूट है। जी हाँ, कांग्रेस पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बोला हमला इस पूरे मामले को लेकर के। और इतना ही नहीं, करदाताओं के पैसे की खुली लूट इस पूरे मामले को लेकर करार दिया है। तो बीजेपी ने इस पूरे मामले को खुली लूट के तौर पर साबित किया है। सिद्धारमैया सरकार पर तमाम सवाल उठाए गए हैं। और इतना ही नहीं, पाठकों की संख्या कम होने पर भी सरकारी विज्ञापन आखिर क्यों दे दिए गए, ये सवाल भी उठाए गए हैं। तो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। और इस वक्त आपको सुनवा देते हैं कि इस पूरी साठगांठ को लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी क्या कुछ कह रहे हैं। 24-25 they have given 1 crore, and this year what they have given so far not known. That means scam ridden people who are on bail, for them they are paying so much, and not only that, they have paid more revenue than any established national newspapers or periodicals. That means in a way it is a bribe to the Nakli Gandhi family. Paper getting the highest number of advertisement outside the state. It is total favoritism and nepotism done for the family of Congress. And it is hard-earned tax money of people of Karnataka. It is not the Congress party money. And there are certain rules. They have floated all the rules. According to me, they should get back all the advertisement which they have paid there. कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक की सरकार टैक्स पेयर के पैसे को, जनता के पैसे को, आप सभी के पैसे को गांधी वाड्रा परिवार के पर्सनल अखबार नेशनल हेराल्ड को एडवर्टाइजमेंट देने में जनता का पैसा वेस्ट कर रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, तीखे प्रहार किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आखिर जो टैक्स पेयर्स हैं, जो जनता है, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा सिर्फ गांधी वाड्रा के नेशनल हेराल्ड को क्यों दे दिया गया। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारी संवाददाता बेंगलुरु से ज्योति हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, सबसे पहला तो इस पूरे मामले में सवाल यही बनता है कि 69% विज्ञापन के नाम पर किसी एक अखबार को दे देना, सवालों के घेरे में तो सिद्धारमैया सरकार को आना ही है। यस, ऑब्वियसली जो नेशनल हेराल्ड है, जैसे बीजेपी लीडर्स एक्यूज कर रहे हैं, एलिज कर रहे हैं कि कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड, इस पेपर में कर्नाटका सिद्धारमैया सरकार बहुत विज्ञापन दे रहे हैं। जैसे आंकड़ों में हम बता सकते हैं 2023 और 24 साल में, उस साल में 1,90,00,000 और 2024 और 25 में 99 लाख का लगभग 1 करोड़ उन्होंने डाला है। और वेरी सरप्राइजिंग बात यह है कि कर्नाटका में नेशनल हेराल्ड की कोई सर्कुलेशन ही नहीं है। जब जीरो सर्कुलेशन होते हुए उस पेपर को कर्नाटका सरकार क्यों इतना विज्ञापन दे रहे हैं? दो कंपेयर टू अदर डेली नेशनल न्यूज़पेपर्स, उसको अगर कंपैरिजन किए तो 69% जितने कर्नाटका सरकार 2 साल में खर्च किए हैं विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो
तो 69% जो उन्होंने डाला है वो नेशनल हेराल्ड पेपर में ही डाला है। तो यही बात समझ में नहीं आता है, जो सर्कुलेशन ही नहीं है, क्यों आप लोग इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, वो भी लोगों की आम लोगों की जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसी नेशनल हेराल्ड केस में अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी अभी को ईडी उनके इंक्वायरी भी कर रहे हैं और जमानत में वो बाहर है। और इसी सिलसिले में लेकर दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है, यहाँ के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश को भी नोटिस दे चुके हैं। उन्होंने उस पेपर को फंड किए थे। सो यहाँ पे इतना घोटाला है नेशनल हेराल्ड पेपर को लेकर, तो उस पेपर में पैसे डालने की इतना इंटरेस्ट क्यों है, इतना दिलचस्पी से इतना आगे जाकर क्यों दे रहे हैं? तो जैसे बीजेपी विधायक या पूर्व सीएम बीजेपी की वो भी कह रहे हैं कि ये तो लूट है, सरकार लूट कर रहे हैं आम जनता के पैसों को। तो प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि नकली गांधी फैमिली को यहाँ के जो कर्नाटका सरकार है अपील करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए ये सब कोशिश कर रहे हैं, एक ही फैमिली के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर प्रियंक खरगे ने तो डिफेंड करते हैं, जो कांग्रेस का मुंह है। जीरो सर्कुलेशन है, कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं? अगर सर्कुलेशन हो तो वो दूसरी बात है, सर्कुलेशन ही नहीं है, उस पेपर में हम फंड कर रहे हैं। हम ये नेशनल हेराल्ड जो एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो इसे सब कुछ प्रिविलेज है, वो स्पॉन्सरशिप ले सकता है, ऐसे प्रियंक खरगे डिफेंड करते। लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है जो नेशनल हेराल्ड पेपर जो है अभी घोटाला में है, यंग जर्नल्स लिमिटेड उसका घोटाला चल रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल ज्योति, ऐसा नहीं है कि सरकारें अखबारों को विज्ञापन नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर यह भी तो देखना होगा कि उस अखबार का अगर जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन के नाम पर पैसा दिया जा रहा है अखबार को, तो फिर वो कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार होगा कैसे, क्योंकि उसका सर्कुलेशन ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। न्यूज पंच में खबर और भी है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब रुख करते हैं ईरान का, क्योंकि ईरान में बगावत की आग भड़कती जा रही है। आर्थिक संकट को लेकर शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी तानाशाह मुर्दाबाद और इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद जैसे नारों के साथ सरकार की खिलाफत पर आमादा हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। ईरान में अब सत्ता और प्रदर्शनकारियों के बीच की खाई और भी भयावह होती जा रही है और ये खाई और भी गहरी होती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि ईरान में किस तरह से अब बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं। आधी रात को किस तरह से सुलगा ईरान, वो भी जानिए। ईरान में आधी रात को महाविद्रोह की खबरें आई है। सत्ता के खिलाफ ये जो हिंसक प्रदर्शन है ये थम नहीं रहे हैं, बल्कि और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर अब तक के समय की बात करें तो 62 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं मरने वालों में पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। तो आपको बताएं कि खामनेई सरकार को बंद करना पड़ा है इंटरनेट। गहराते आर्थिक संकट से नाराज है ईरान की जनता और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है लगातार बढ़ते जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की आग ठंडी नहीं हो रही है और वहीं खामनेई भी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो झुकने वाले नहीं हैं।
नहीं हटूंगा पीछे। आखिर ये बात खामनेई क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि झुकने से मैं इनकार करता हूं, किसी भी कीमत पर मैं झुकूंगा नहीं। प्रदर्शनकारियों के आगे वो नहीं झुकेंगे, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। और एक बार नहीं बल्कि बार बार खामनेई यही कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनके सामने मैं किसी भी कीमत पर नहीं झुकूंगा। लगभग 9 करोड़ ईरानियों को संबोधित भी किया गया तो उन्होंने पीछे नहीं हटने की बात कही है कि मैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा, झुकूंगा नहीं। अपने संबोधन में उन्होंने हालांकि ट्रंप पर भी निशाना साधा है। किस तरह से ये ईरान की राजनीति हो रही है वो भी समझना होगा, क्योंकि लगातार एक तरफ महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन के स्वर हैं तो वहीं दूसरी तरफ खामनेई भी कह रहे हैं कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी ये सरकार। तो खामनेई ने भी अपनी तरफ से तीखा रुख अपनाया है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर। अखिलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन की आग ये धधकती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन ऐसे में खामनेई ने भी अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। अब ये झुकेंगे नहीं, इस बात को विस्तार से समझना चाहेंगे कि बार बार खामनेई इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं? देखिए, खामनेई तो कह रहा है कि झुकेंगे नहीं, वहाँ की जुडिशियरी भी कह रही है कि जो दंगाई उन्हें बोल रहे हैं वो आंदोलनकारियों को कि वो दंगाइयों को किसी भी तरीके से रियायत नहीं दी जाएगी। उधर ईरान के जो आर्मी चीफ है वो भी बोल रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों का वो मुकाबला करेंगे, उसका सामना करेंगे। लेकिन ईरान के जो राष्ट्रपति है महमूद पेजेश्कियन, उन्होंने अपील की है कि प्रदर्शनकारियों के साथ नरमी से पेश आया जाए। उन्होंने यह कहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत किया जाए और प्रदर्शनकारियों को दंगाई न समझा जाए। तो आप ये सोच लीजिए कि ईरान की पूरी व्यवस्था जो है, पूरी व्यवस्था लगता है कि 2 तरीके से काम कर रही है। एक तो सांकेतिक तौर पे खामनेई के नेतृत्व में ही होती है। एक्चुअली ईरान की जो असली सत्ता है वो वहाँ के जो धार्मिक लीडर है खामनेई, उन्हीं के नेतृत्व में है। उन्हीं को जुडिशियरी और उन्हीं को जो है आर्मी भी रिपोर्ट करती है। लेकिन एक प्रेसिडेंट की भी व्यवस्था है जिसका चुनाव होता है और वो भी खामनेई को रिपोर्ट करते हैं। तो अब ऐसे में प्रेसिडेंट जो एक तरीके से मानिए कि सिविलियन गवर्नमेंट के चीफ है, उनका कहना अगर ये है कि हम जो प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ सख्ती से न निपटे, उनके साथ नरमी का व्यवहार करें, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि वहाँ के सत्ता के 2 केंद्र तकरीबन दिख रहे हैं और वो सत्ता का एक केंद्र जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो चाह रहा है कि किसी की तरीके से इस बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो महंगाई की आग थी अखिलेश, ये जो प्रदर्शन हो रहा था, सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जा रहा था, अब इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है और इसको समझना होगा कि आखिर ये जो आग धधक रही है वो कब ठंडी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन दोपहर 2 बजे आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।